गुरमीत, अब आते हैं बाजार पे। बाजार में वाकई रंगत लौटी है। थोड़ा सा एफआईएस की शॉर्ट्स कवर, प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। निफ्टी आईटी में फर्दर डाउनसाइड नहीं खुल रहे हैं, बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड मोस्ट स्पेशली गुरमीत, जो ये टॉक्स रिज्यूम हुई है रिगार्डिंग आई थिंक टैरिफ्स, और इससे पहले की जो 10 दिन की अमेरिकी राष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स थी, क्या आपको लग रहा है कि कोई हम बहुत एक ब्रेक थ्रू के नज़दीक खड़े हैं क्या? आपका आभास कैसा हो रहा है इस वक्त? वीरू जी, मैंने हमेशा देखा है प्राइस एक्शन और मूवमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आई थिंक बाजार ये इंडिकेट कर रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक फुल फ्लैश ट्रेड डील ना हो, कुछ कुछ फर्स्ट ट्रंच हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच, और जो एडिशनल टैरिफ लगा है वहां पे कुछ राहत शायद देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। आज जो उनके चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं वो भारत में है। इंतजार करना पड़ेगा। बस इस हफ्ते फेड पॉलिसी है। अगर फेड रेट कट करता है, यूएस का 10 ईयर यील्ड 10.4 के नीचे आया है, तो थोड़ा सा जब बॉन्ड यील्ड नीचे जाएंगे ग्लोबली, उसका भी एक बेनिफिट इमर्जिंग मार्केट को मिलता है। और भारत ने अंडर परफॉर्म किया, शायद पहली बार -25 -30% का अंडर परफॉर्मेंस है बाकी इमर्जिंग मार्केट बास्केट से, चाहे वो कोरिया है, चाहे हांगकांग है, चाहे चाहे ताइवान है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कैचअप आ सकता है, तो कोई भी एक रिलीफ, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ अपमूव दे सकती है। कुछ हद तक आ गया है, शायद 400-500 पॉइंट निफ्टी में आ गया है, कुछ और आ सकता है मेरे हिसाब से। बट स्ट्रक्चरली वीरू जी, मैं देखना चाहूंगा जो अक्टूबर के नतीजे आते हैं, अगर अर्निंग में मोमेंटम दिखता है, 22 तारीख के बाद वॉल्यूम ग्रोथ आना शुरू होती है कंजम्पशन स्पेस पे, तो वो रैली ड्यूरेबल बनेगी। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मूव आएगा, रिलीफ आएगा, और अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं है तो फिर से फिजल आउट हो जाएगी। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करता है अर्निंग्स पर। अगर अर्निंग्स अच्छी रहेगी तो फिर जो मोमेंटम ट्रेड टॉक्स अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं, उसके बाद अगर हम जो देखेंगे तो वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। आपने जिक्र किया फेड रेट कट का, सभी को संभावनाएं हैं कि शायद वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, और इस बीच आप देखिए जिस तरीके से हमें कमोडिटी स्पेस में शूट अप देखने को मिल रहा है, गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे स्पेस में आपको क्या रुझान? गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स देखिए, मुथूट मनप्पुरम डेज हाई पर है। इस थीम को कैसे प्ले किया जाए? हम अभी भी गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी के थ्रू ही इसमें एक्सपोजर ले रहे हैं, क्योंकि जो ज्वेलर्स हैं उनका फीडबैक ये है कि जो प्राइस बढ़ने से सेल थोड़ी कम हुई है। कुछ शायद फिजिकल क्वांटिटी का भी शॉर्टेज है गोल्ड का। और क्या होता है, जो मिक्स है, अभी गोल्ड 1,15,000 के आसपास पहुंच गया, 1,10,000 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपकी जो स्टडेड सेल होती है, ज्वेलरी की सेल है, वो कम हो जाती है। कॉइन्स और बेसिक गोल्ड बार्स की सेल बढ़ जाती है, जिसका मार्जिन पे भी इम्पैक्ट आता है। तो बट ठीक है, आगे फेस्टिव सीजन है तो शायद कवर अप देखने को मिले। तो आई थिंक गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। कुछ गोल्ड माइनिंग कंपनीज, इंडिया में इतना ऑप्शन नहीं है, बट कुछ ओवरसीज ईटीएफ है जहाँ पे गोल्ड माइनिंग ऑप्शंस है, वो भी आप प्ले कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ट्रेड डील होती है और थोड़े से टैरिफ्स कम होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो एक सॉफ्टनिंग आ सकती है, क्योंकि गोल्ड कमोडिटीज रिस्क ऑन में ज्यादा अच्छा करते हैं, रिस्क ऑफ में थोड़ा ब्रीदर ले सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है और उस समय अगर करेक्शन मिलता है आपको, तो आप डायरेक्टली भी गोल्ड सिल्वर ईटीएफ डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। आई थिंक पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5 से 10% प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन है, ये अगर पिकअप होता है ग्रेजुअली, तो ये लंबी थीम हो सकती है अगले 4-5-6 साल की। गुरमीत जी, अभी अगर आप पिछले 3 महीने में जिस प्रकार से सरकार ने डिफेंस का प्रोक्योरमेंट किया है, और फाइनली जब एयरफोर्स ने अब 114 राफेल एयरक्राफ्ट्स की को मंगाया, आई मीन 36 पहले से थे, उसके बाद मरीन राफेल का ऑर्डर दिया गया, ये जिस प्रकार का प्रोक्योरमेंट है, और जब हम यहाँ से ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी में बजट आपका आखिरी में, आपको क्या लग रहा है? आई मीन, क्या अब बाजार इस डिफेंस थीम को भी लैच ऑन करने की कोशिश करेगा क्या इस बार? तो दो डेवलपमेंट है वीरू इसमें। एक तो जो सरकार की स्पेंडिंग है, इंडिजनाइजेशन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा है। आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, 90,000 करोड़ की लगभग ऑर्डर है, बुक है। आप 2 साल का अगर मार्जिन देखेंगे तो 25% के आसपास का मार्जिन है। तो आपको दिख रहा है कि 20 से 25 हजार करोड़ का प्रॉफिट पूल की विजिबिलिटी है अगले 3-4 साल में। अभी 5-6-7 हजार करोड़ प्रॉफिट करता है, तो आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट पूल 2-3-4x होने वाला है। तो आप लंबा व्यू ले सकते हैं। सिमिलरली मॉडर्नाइजेशन है, अभी प्रोजेक्ट कुशा है जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पे 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। हमारे पास करीबन करीबन 13-14 स्क्वाड्रन शॉट है, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं।
तो एक बार अगर ये इंजन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हमें कम से कम 300-400 फाइटर जेट्स और चाहिए अगले 5-6-7 साल में। भारत मुश्किल से साल के अभी 15-20 भी जेट्स नहीं बना पा रहा है, इंजन का शॉर्टेज है। तो कुछ थीम्स बहुत स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म में, और मेरा ये भी मानना है कि टॉप 5 में जब भी भारत 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप टच करेगा, टॉप 3 में एक डिफेंस कंपनी होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी होगी, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। ये भी एक तरीके का टेक प्ले है। इसके अलावा एक एशिया डिफेंस ETF लॉन्च हुआ है। अगर उसमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, मान लीजिए $2 बिलियन इकट्ठा होता है, उसमें कोरिया का वेट 32% है, भारत का वेट 39% है एशिया ETF में। तो अगर इसमें फ्लोज अच्छे आते हैं, तो आपको ETF रिलेटेड शॉर्ट टर्म फ्लोज भी देखने को मिल सकते हैं, जो नियर टर्म भी सपोर्ट देगा लिक्विडिटी वाइज। ओके, डिफेंस स्पेस पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गुरमीत जी आपने। अच्छा गुरमीत जी, एक स्पेस जो चलने को ही तैयार नहीं है, दैट इज़ FMCG स्पेस। हम देख रहे हैं मार्केट डेज हाई पर FMCG आधा % से ज़्यादा लुढ़का हुआ। यहाँ कब बात बनेगी, और आप लोगों ने भी क्या एक्सपोजर अब थोड़ा सा घटा लिया है यहाँ पर? अब पूरा रेड फ्लैग हो गया, ये हाथ नहीं लगाना चाहिए, अब क्या करें इधर? नहीं, नहीं ईश्वर जी, ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी स्पेस पर से खराब नहीं है, पर जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, वहां से बहुत कंपटीशन देखने को मिल रहा है। आप सिंपल देखिए, अगर हम एक बात करें क्रीम की, तो पहले एक ही क्रीम शायद सब यूज करते थे, सारा मॉइस्चराइजर। आज डे केयर अलग है, रात का स्किन केयर अलग है, तो कंजम्पशन तो बड़ा है, चाहे वो पूरे BPC सेगमेंट हो, फूड सेगमेंट हो, हेयर केयर सेगमेंट हो। और कुछ कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मारिको ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 8-9% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। HUL ने बहुत समय बाद 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया, तो स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट आया है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन बास्केट को सिर्फ FMCG तक कन्फाइन नहीं करना चाहिए। एक तो इसमें प्लेटफॉर्म प्ले देखना चाहिए, चाहे वो ज़ोमैटो है, इटर्नल है मेरा मतलब, या स्विगी है, या नायका है। उसके अलावा जो आपके D2C ब्रांड्स हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। QSR कंजम्पशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, फूड हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो रही हैं, और स्टॉक्स ने 3 साल से कुछ नहीं किया है QSR स्पेस में, चाहे वो जुबिलेंट हो या वेस्ट लाइफ हो। उसके अलावा ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, तो आपको कंजम्पशन का बास्केट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, और खाली एफएमसीजी पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। एफएमसीजी में जो फूड स्पेसिफिक है, जहाँ पे ब्रॉडर कट आया है, चाहे नेस्ले है, या जैसे बीपीसी में जैसे कॉलगेट है, लगभग 80-90% पोर्टफोलियो में कट है। मैरिको में काफी बड़े पोर्टफोलियो में कट है। तो सिलेक्टिवली जहाँ पे जीएसटी बेनिफिट ज्यादा है और जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है, वहां पे फोकस करिए। ब्रॉडली अगर आप पूरा क्लब करेंगे, तो एफएमसीजी में वो रिटर्न अभी भी सिंगल डिजिट ही आने वाला है। गुरमीत जी, दौर कैसा भी हो, स्किन केयर पे कभी खर्चे में कमी नहीं आएगी। नायका देख रहे हैं आप, 243, 3-4 महीने, कितने साल के, नवंबर 2022 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो श्रेय का प्रश्न इसको हटके था, इससे हटके था। इनफैक्ट वीरू जी, जब गुरमीत जी ने कहा कि डे का स्किन केयर अलग है, नाइट का अलग है, मैंने कहा ही इज आल्सो इनटू स्किन केयर, यू नो। तभी स्किन चमकती है गुरमीत जी आपके स्क्रीन पर। ज्यादा स्किन है नहीं, फोटो दिखेगा तब आपको। मैं कह रहा हूँ ज्यादा स्किन है नहीं केयर करने के लिए, तो जितना लिमिटेड है। खैर, अच्छा गुरमीत, ऑन सीरियस नोट, आई मीन अभी आपने हर सेक्टर पे एक व्यू रखा। लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन मेटल्स नाउ, इवन आई थिंक कमोडिटीज, इसको नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमोडिटीज़ में आप इंडस्ट्रियल मेटल की बात भी कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़ में प्रीशियस मेटल्स की बात भी कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़ में केमिकल्स की बात भी कर रहे हैं। सबसे अच्छा धड़ा इस वक्त आपको कैपिटलाइज करने के लिए अगले 3-4 महीने में, जब तक कि अनसर्टेनिटी परसिस्ट कर रही है, जब तक कि US की Q3 की इन्फ्लेशन और वहाँ पे रेट कट की फाइनल पिक्चर क्लियर ना हो जाए, क्या लग रहा है आपको चीज़ करने लायक? अच्छा, देखिए, आप टैक्टिकल हो सकते हैं कॉपर में, एल्यूमिनियम में। कॉपर का एंड यूज बहुत है, इसलिए सिल्वर में भी तेजी है, क्योंकि दोनों अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में, ईवी में, सोलर पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह एंड यूज बढ़ा है, और हर हर कंट्री फोकस करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। तो आप टैक्टिकल प्ले कर सकते हैं नॉन फेरस स्पेस में, कॉपर एल्यूमिनियम में, चाहे वो हिंदाल्को हो, चाहे वो नैल्को हो, कुछ जो लिमिटेड प्लेस है। आई थिंक ब्रॉडर प्ले होना चाहिए पावर इक्विपमेंट और कंपोनेंट कंपनीज पे, चाहे वो जो कंपनीज ट्रांसफार्मर बना रही है, केबल एंड वायर्स बना रही है, रेक्टिफायर्स बना रही है, इंसुलेटर्स बना रही है। आई थिंक वहां पे बड़ा प्ले है, वहां पे डिमांड स्ट्रक्चरल है। पावर इक्विपमेंट स्पेशली बहुत बड़ा स्पेस है, तो उसमें कल्पतरू पावर अच्छा लगता है हमको। पॉलीकैप हमारे पास से बहुत समय से, यार 4-5 साल हो गए होंगे पॉलीकैप को होल्ड करते हुए। एक हमने कंपनी आइडेंटिफाई करी है, हिंद रेक्टिफायर, जो रेलवेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपको पावर इक्विपमेंट स्पेस में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चरल है, बड़ा कैपेक्स है 1-1.5 लाख करोड़ का, और डिमांड रोबस्ट है, बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी है उस समय। तो वहां पे आप स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कमोडिटीज में आप थोड़ा सा टैक्टिकल हो सकते हैं।
ओके, कमोडिटी में ऐसे प्रैक्टिकल होकर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। गुरमीत जी, एक और स्पेस, रियल्टी स्पेस देखें आप, पिछले कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा था, इनफैक्ट चल रहा है, और जिस तरीके से हाइट रिस्ट्रिक्शंस हटी है वो काफ़ी बड़ा बूस्टर रहा। इस स्पेस पर अभी क्या नज़रिया है आपका? कौन से स्टॉक्स पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉकेट्स में रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। जैसे आप गुड़गांव एनसीआर की बात करें, नोएडा में एवरेज लॉन्च रेट 25,000 स्क्वायर फीट हो गया। अभी इस प्राइस पे कितने बायर्स होंगे? मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, एक्चुअल बायर्स कंज्यूमर कम है। सिमिलरली आई थिंक गुड़गांव, आई थिंक सिलेक्टिव ज्योग्राफी में बैंगलोर में मुझे लगता है अभी भी ट्रैक्शन है। मुंबई में जो मिड एंड है सेगमेंट है, लग्जरी की बात नहीं करूंगा, मिड एंड में अभी भी ट्रैक्शन है, लग्जरी में भी सिलेक्टिव ट्रैक्शन है। आई थिंक बेटर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये बहुत डिफिकल्ट स्पेस है। सिंपल मॉर्गेज इजी है वहां पे। आप जो अपर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में क्रेडिट अंडर राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है। तो एक बार जो कंपनी ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लेती है तो ये मोट इजीली जाता नहीं है। तो हमें होम फर्स्ट अच्छा लगता है, हमें आधार हाउसिंग अच्छा लगता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, गवर्नमेंट का फोकस भी अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है इकोनॉमी में। तो हमें ये स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं हाउसिंग को प्ले करने में। और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आई थिंक अच्छा करना चाहिए। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत मज़ा आया आपसे इस बातचीत में आज, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, चलते हैं क्लोज की तरफ। इट्स 25232।